जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ कृतिका साहू एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस का जो मेंस होने वाला है 16 सितंबर को, उसको प्रिपेयर कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज़ कौन सा लेना है, थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, कुछ क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ एक मेंस लिखा है और उसका भी रिजल्ट अवेटिंग है। तो ड्यूरिंग द मेंस की प्रेपरेशन बहुत सारे मिस्टेक्स, मतलब जब आप प्रिपेयर करते हैं तो पहली बात तो आपको पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली करना क्या है। जब अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं उस पर भी अगर आपको कोई गाइड करता है तो गाइडेंस के साथ साथ में क्या वो सारी गाइडेंस हम फॉलो कर पाते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसके साथ साथ में हम कभी भी अपने आप को ये प्रिपेयर नहीं हम कभी भी ये माइंडसेट नहीं बना पाते हैं कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं, नाउ वी आर रेडी कि हम मेंस की एक दिन में 2 आंसर राइटिंग करें, जो एग्जाम पैटर्न पे होता है ना, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वाले शेड्यूल पे हम फुल लेंथ टेस्ट दें। ये प्रिपरेशन हमसे कभी भी नहीं हो पाती है। लास्ट डे तक भी आप प्रिपेयर नहीं होने वाले हैं। यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर डूइंग, चाहे आप 2 साल प्रिपेयर ना कर लें, 3 साल प्रिपेयर ना कर लें। तो होता क्या है, ड्यूरिंग द जर्नी जब मेंस लिखा गया तो ऐसे बहुत सारे, सो बेसिकली ये पूरे वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए ये तो आपको बहुत से लोग बता रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ रह गई और उस मिस्टेक्स के ऊपर मैं अभी काम करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर अगर मैंने या तो ये मेंस क्लियर हो जाए और अभी इस बार ही हमें रैंक मिल जाए तो फिर तो उससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। बट अगर भगवान ऐसा चाहते हैं कि और भी प्रिपरेशन करें, आगे भी एग्जाम दें, तो उसके लिए जितनी भी मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत कॉमन है, मतलब इतनी कॉमन मिस्टेक है कि एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, हम वो मिस्टेक्स को सुनते हैं एंड देन वी आर एंड अप मेकिंग द सेम मिस्टेक। हमको पता है कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, मुझे भी पता था ये मिस्टेक नहीं करनी है। विथ ऑल द वीडियोज़ मुझे पता था कि आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे 1 2 3 4 ये सारे काम करने हैं। उसके बाद भी एज ए ह्यूमन टेंडेंसी हम वो मिस्टेक कर जाते हैं। तो वी विल डिस्कस कि एग्जैक्टली करना क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इस वीडियो के कंपोनेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, है ना, कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, पैटर्न कितने हैं, मार्किंग पैटर्न कैसे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट नोट्स मेकिंग, कि नोट्स मेकिंग कितना करना है, एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है नोट्स मेकिंग के लिए, कितना ज़्यादा लिखना है और कितना कम लिखना है ना, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूंगी, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में भी आपको 90% सिलेबस सेम दिखेगा। हो सकता है कि यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा कम हो, यूपी पीसीएस का, उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो यूपीएससी का सिलेबस है वो तो इंक्लूडेड है ही, और उसके साथ में ईच जीएस में और ईच ऑप्शनल में उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको एडिशनल ऐड कर दिया गया है ना। तो एट द फेस ऑफ इट उत्तर प्रदेश का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा है यूपी पीसीएस से, सेंटर के एग्जाम से, बट उसमें करना क्या है, क्या अप्रोच रहने वाली है, इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में ऑप्शनल का भी सेम रहेगा, इवन दो ऑप्शनल सेम है सब कुछ, इसमें अप्रोच डिफरेंट रहता है। अच्छा, अब ये अप्रोच जो है, देखिए मैं इतने सारे सिलेबस में आपको इतने सारे ऑप्शनल का ऑप्शन आता है, मैं आपको बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स, क्योंकि मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पैटर्न रहा और कैसे उसको मैंने अप्रोच किया, ये मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसके साथ साथ में जो हमारे जो यूपीएससी हिंदी वाला जो चैनल है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ गौरव सर का चैनल है ना, वो हो गया, जय हो स्टडी करके एक चैनल है, वो हो गया। तो ये सर लोग के भी अगर आप वीडियो देखेंगे ना, इनके वीडियो में जब ऑप्शनल की डिस्कशन होती है ना, तो देखिए ऑप्शनल हर किसी के अलग अलग होते हैं, मगर उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए कुछ करना होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो हो सकता है कि वो एज अ कॉमन पॉइंटर आपको हेल्प हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सनल सीख करना पड़ेगा, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑप्शनल है। जैसे कोई चैनल वाले का सोशलॉजी ऑप्शनल है तो वो आपको पर्सनल लेवल पे सोशलॉजी को गाइड कर देगा। मैं इकोनॉमिक्स वाली हूँ तो मैं एटलीस्ट आपको इकोनॉमिक्स का प्रॉपर तरीके से बैकग्राउंड दे सकती हूँ, सोर्सेज बता सकती हूँ, तो ये सब चीज़ें हो जाएगा। तो ऑप्शनल के लिए जो ओवरऑल है ना, कि जो कॉमन पॉइंटर हैं सारे ऑप्शनल के लिए, वो हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ में आंसर राइटिंग कब करनी है, कैसे करनी है और कितनी करनी है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपके प्रेपरेशन को और आपको ये बताएगा कि आप मेंस फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, करेंगे या नहीं करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, स्केलिंग होगी, ये होगा वो होगा, बहुत हंगामा है मार्केट में, बट यार अब कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है, ऑल यू कैन डू इज स्टडी एंड गिव योर बेस्ट।
जब भी पहला अटेम्प्ट होता है ना, तो बस यही होता है कि ठीक ठाक क्वालिटी के आंसर लिखें एंड मेक इट अ पॉइंट कि कोई भी आंसर को छोड़ना नहीं है। ये सबसे बड़ा टारगेट होता है। तो हम किस तरीके से रिवीजन करें कि हमारा ये टारगेट कि वी अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ये हम वहाँ जाके इंश्योर कर पाए और क्वालिटी ठीक ठाक रहे हमारी, एवरेज आंसर हम लिख के आ पाए, ये हमारा मेन बेसिकली एम होना चाहिए। तो ये हम अब आने वाले वीडियो में अब डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम मेंस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ऑल टुगेदर आपको 8 सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको पर्सनालिटी टेस्ट एक होने वाला है। तो टोटल मिला के आपको, मैं इसको स्टेजेस बोलती हूँ, सब्जेक्ट्स नहीं बोलती हूँ, टोटल मिला के आपको 8 डिफरेंट स्टेजेस पास करने हैं। हर एक स्टेज के अलग अलग मार्क्स से जो भी डिस्कस करेंगे हम, ये सारे तो बेसिकली हमको 9 चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है ना। तो उसमें से होते हैं 8 रिटन सब्जेक्ट्स, जिसमें आता है जनरल हिंदी। हिंदी जो है, अगर आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जो हिंदी है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है। यहाँ पे जो हिंदी होता है ना, ये आपके मेरिट लिस्ट पे काउंट होता है। ये लिटरली 150 मार्क्स का होता है। जितना ज़्यादा आप इसमें स्कोर करेंगे उतना आप मेरिट लिस्ट के करीब आएंगे, है ना। तो जनरल हिंदी, साथ साथ में ऐसे होता है। जनरल हिंदी एंड ऐसे दोनों 150 मार्क्स का होता है। देखिए, जो भी रिटर्न टेस्ट है सब में आपको 3 आवर्स मिलने वाले हैं ईच पेपर, ये पहले आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद में जनरल हिंदी एंड ऐसे 150 मार्क्स के होते हैं। अब बच जाता है GS1, GS2, GS3, GS4। ये आपके पर सब्जेक्ट 200 मार्क्स का पेपर है। उसके बाद में जो भी आप ऑप्शनल चूज़ करेंगे, उस ऑप्शनल में आपको 2 पेपर देना होगा। ईच पेपर विल कंटेन 200 मार्क्स, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ये होता है 100 मार्क्स का। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का भले सिलेबस 90% मिलता हो, मगर इसकी मार्किंग पैटर्न डिफरेंट है। पीटी में जितने मार्क्स आते हैं, है ना, वो भी डिफरेंट है एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी डिफरेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके मार्क्स पैटर्न क्या है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर ली हूँ। इसकी आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्क्स, ड्यूरेशन सब पता है। और जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है ना, वो 100 मार्क्स का होता है। बस इसको आप साइड में नोट कर लीजिए। सो टोटल मिला के हम फाइट करने वाले हैं 1600 मार्क्स के लिए। इन सबको ऐड करिए, इसमें 100 ऐड कर लीजिए तो 1600 मार्क्स। 1600 मार्क्स के लिए हम मेंस को फाइट करने वाले हैं। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट डिस्कस करने के पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि कैसे मिस्टेक्स होती हैं। ये जो मिस्टेक होती है कॉमन होती है, हर स्टूडेंट करने वाला है ये मिस्टेक मैंने भी करी है। नाउ जब मैं आपको ये इंडिकेट कर रही हूँ ना कि ये मिस्टेक होती है, तो हो सकता है कि आप लोग में से भी ये मिस्टेक फिर से रिपीट हो। बट दी ओनली थिंग इज़, जब भी हमारे दिमाग में ये चीज़ें रहती हैं ना, तो हो सकता है कि जो अभी करेंटली हम उसको पूरा टोटली इग्नोर करने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमारा जो इग्नोरेंस लेवल है ना, वो 100% से कम होकर 50% इग्नोर जोन में चले जाएं हम, है ना। तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, टोटल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं मिस्टेक्स को, बट हम कोशिश करेंगे कि जब हमको पता है कि कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हो, तो उस मिस्टेक्स को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिस्टेक होती है वो होती है सिलेबस को लेके, कि हमारे जितने भी बच्चे हैं प्री क्लियर हो जाता है, मेंस आ जाता है, एक बार सिलेबस पढ़ते हैं, 2 बार सिलेबस पढ़ते हैं, मगर उनको सिलेबस बाय हार्ट नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सिलेबस को लिटरली पहले तो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, मत रखिए आप वो ना सॉफ्ट कॉपी के भरोसे मत रहिए। आप प्रिंट आउट निकालिए, बिल्कुल हाथ में पन्ना रहना चाहिए आपको, और उस सिलेबस को चाहे तो आप अभी आपके पास में पूरी शाम है, शाम भर में, रात भर में और कल मॉर्निंग तक में पूरा एक दिन ले लीजिए और सिलेबस को आप रट डालिए। व्हेन आई से सिलेबस को रट डालिए, सारे जीएस का, ऑप्शनल का एंड हिंदी का एंड ऐसे का, ये सब सिलेबस आप देखिए, क्योंकि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीपीसीएस के पैटर्न से एकदम अलग है। व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, मे बी सिलेबस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सेम है, ठीक है, बट जिस तरीके से आपको अप्रोच करना है इस एग्ज़ाम को वो डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा मुझे लगता है लेंथ वाइज ज़्यादा होता है, यूपीपीसीएस में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट अगर टफनेस की लेवल देखा जाए, रिपीटेशन की लेवल देखा जाए, तो रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है और उसका जो जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी से। बट हाँ, अगर आप लेंथ की बात करेंगे, है ना, क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ता है, मगर क्वांटिटी वाइज हमको उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले बात जो है वो आप सिलेबस की होती है, सिलेबस को आप रट डालिए, रटना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमको आंसर राइटिंग कब करना है।
ठीक है, अभी हम सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर ये जो आंसर राइटिंग होती है ना, ये हमें पता है हमें करनी है। जितने भी टॉपर्स हैं वो आपको सेम चीज़ें बोलेंगे, जितने भी कोचिंग सेंटर है आपको कंटिन्यूसली बोलते जाएंगे कि आंसर राइटिंग करनी है करनी है करनी है करनी है। कब करनी है, कितनी करनी है, ये भी पता है। सब कुछ होने के बाद भी ना एक्चुअल में हम वो कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि हम आंसर राइटिंग नहीं कर पाते। यस, हम दिन में वो जो 5 क्वेश्चंस आते हैं ना, जो बहुत सारे वेबसाइट्स वाले चलाते हैं, इनसाइट वाले चलाते हैं, है ना, IAS बाबा वाले हो गए, ये जो दिन में 5 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर स्पेसिफिक, 2-3 स्टैटिक क्वेश्चन, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट दोज फुल लेंथ वाले आंसर राइटिंग, जहाँ पे हमको 3 आवर्स में 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं व्हेन इट कम्स टू GS। ठीक है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, मैं बहुत स्पेसिफिक होके बोल रही हूँ। मैं डेली आंसर राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 10 क्वेश्चंस दिन में आंसर राइटिंग करें, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं व्हेन आई से आंसर राइटिंग, जो हम अवॉइड करते हैं वो आंसर राइटिंग की बात कर रही हूँ। फुल लेंथ में जो हम आंसर राइटिंग होता है ना, 3 घंटे वाला, 3 आवर्स वाला, ये आंसर राइटिंग हम कर नहीं पाते हैं। एंड व्हाट इज़ द कॉमन रीज़न फॉर दैट? कॉमन रीज़न जो है, एंड मोस्ट कॉमन रीज़न, आप बाकियों को नहीं देते, जो आप अपने सेल्फ रीजनिंग होती है ना, क्योंकि जब हम जो हमको करना है वो उस चीज़ को हम फॉलो नहीं कर पाते ना। मैक्सिमम रीज़न, हम चाहे ब्लेम किसी को भी करें, बट हम वो चीज़ें इसलिए फॉलो नहीं कर पाते हैं जो हमको एक्चुअली में करना है। वो होता है बिकॉज हम खुद को ना कन्विंस करने में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाते हैं बाय गिविंग अ लॉजिकल रीज़न। वो लॉजिकल रीज़न जो हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, तो हम अपने दिमाग को ये सारे कॉमन बातें बोल के प्रिपेयर करते हैं कि यार अभी आंसर राइटिंग के लिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहला होता है, अरे यार सिलेबस ही प्रिपेयर नहीं हुआ है ना, सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है। तो जब सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, पढ़ूंगा कब, नोट्स कब बनाऊंगा, तब तो आंसर राइटिंग करूंगा। पहले सिलेबस कर लेता हूँ, उसके बाद भी। ट्रस्ट मी, 3 दिन दे दीजिए, 3 महीने दे दीजिए और 3 साल दे दीजिए। और 3 साल देने वाले स्टूडेंट से भी पूछ लीजिए कि क्या उनका सिलेबस फिनिश हुआ है। एक भी स्टूडेंट अगर आप मुझे बता देंगे ना कि वो बोला होगा कि हाँ यार 1.5 साल मैंने किया, 1.5 साल दिया इसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और मेरा सिलेबस आज फाइनल हो गया है, एक भी स्टूडेंट आप ला देंगे ना, तो उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो मत करिए, क्योंकि मैं नहीं मानती कि कभी भी इस चीज़ का सिलेबस फिनिश होने वाला है। और बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और करंट अफेयर्स तो भैया स्टैटिक तो है नहीं, वो तो डायनेमिक है। तो नए नए न्यूज़ आते रहेंगे, नए मुद्दे आते रहेंगे, नए मुद्दे आएंगे तो नए क्वेश्चंस बनेंगे, नई स्कीम्स आएंगी, गवर्नमेंट चेंज होगी तो नए क्वेश्चंस बनेंगे। तो ऑल दीज थिंग्स के कारण क्या होता है कि हमारा सिलेबस हमेशा अनफिनिश्ड रहता है। पर ये रीज़न हम अपने आप को ज़रूर देते हैं कि जब जिस दिन सिलेबस फिनिश कर दिया, या फिर यार 80% तो फिनिश कर दूँ या 60% तो फिनिश कर दूँ, ऐसा हम अपने आप को बोलते हैं कि चलो यार 50%। पर हाउ डू यू नो कि व्हाट इज़ 50%? व्हेन यू डोंट हैव अ फिक्स सिलेबस, व्हेन यू डोंट नो व्हाट 100% इज़, देन हाउ आर यू गोना कम अप कि तुम्हारा 50% कितना है। बट हम अपने दिमाग को ये लॉजिक देते हैं कि मैं पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करने वाला या करने वाली, मैं सिर्फ 50% सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ ना, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग करूँगा। वो दिन कभी नहीं आने वाला। वो दिन तभी आएगा जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आज मैं आंसर लिखने वाला हूँ। ये मिस्टेक मैंने भी की थी, बहुत समय तक की थी। मैं आपको एग्जैक्टली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली कब कहाँ पे मिस्टेक की थी। मैं आपको डेट के साथ बताऊंगी कि आंसर राइटिंग कब की, किस तरीके से करी। ये मिस्टेक मैंने पिछली बार किया था। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है लिखने की। तो मेरे सारे पेपर, मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 10-10 मिनट पहले मैंने पेपर फिनिश किया है। तो मुझे लगता है जब आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो वन हैज़ टू वर्क ऑन द क्वालिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्वालिटी पे ना पता नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो रिजल्ट बताएगा क्या हुआ है ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेफिनेटली जो मैंने लिख के आया है ना, उसका 50% में बेटर लिख सकती थी, 50% बेटर वे में प्रेजेंट कर सकती थी, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसा होता है, सिलेबस आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा, सबसे पहला रीज़न ये। और ये मैंने खुद को दिया है। उसके बाद मेरे दोस्तों ने लिटरली मतलब गालियाँ भी पड़ी हैं मुझे। अगर वो फिजिकली प्रेजेंट होते तो शायद मेरे को मारते भी, और ये बोल के मारते कि चल भाई तू आज तो आंसर राइटिंग करेगी। मतलब टूवर्ड्स द एंड तक आंसर राइटिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और अपने आप को मैं ये रीज़न दे रही थी। ठीक है, पहला रीज़न ये था। दूसरा, यार ऑप्शनल, मेरा जो ऑप्शनल मैंने चूज़ किया है वो इतना बड़ा है ना, वो उसके कारण मुझे पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है, मेरा ऑप्शनल रेडी नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, भले आप दिन में ऑप्शनल पढ़ेंगे नहीं, अगर आप ऑप्शनल पढ़ने जाएं और ऑप्शनल को अगर आप 10 दिन दें ना रिग्रेसली, तो आप दोनों ऑप्शनल को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है। मगर आप उस ऑप्शनल को 100% समय भी नहीं देंगे, उसको अटका के रखेंगे और ये अपने आप को रीज़न भी देंगे कि यार मेरा ऑप्शनल फिनिश नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं, है ना। जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उस करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो लिख लिया, वो लिखने के बाद में उसके बेसिस पे आंसर राइटिंग कर ली। अरे दिन का 2 से 5 आंसर तो लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारा हाथ नहीं चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जो हम डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना 2 से 5, वो इनफ होता है, एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू द फुल लेंथ टेस्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ये कॉमन रीज़न है जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम आंसर राइटिंग फुल लेंथ करने को नहीं। अच्छा, अब ये सब जो रीज़न हम अपने आप को दे रहे हैं, ये जो रीज़न अपने आप को दिए हैं, ये हम क्यों देते हैं? सिर्फ एक रीज़न है और वो है इनर्शिया। पता नहीं, करना हमें वही है। बेसिकली हमको एग्ज़ाम में जाके 3 घंटा बैठ के लिखना ही है। मतलब अगर आपने पहले लिखा है या आपने नहीं लिखा, आपने मेंस की पूरी, हो सकता है कि आप पूरे साल भर आंसर राइटिंग कर रहे हैं 3-3 घंटा बैठ के, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा दोपहर को बैठ के। करना हमको बेसिकली एग्ज़ाम में, चाहे आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है या एक भी आंसर नहीं लिखा है एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम हॉल में आपको वही फेस करना है। तो जो चीज़ आपको फेस करनी है उसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप मुझे बताइए कैसे हम वहाँ पे जाके अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। पढ़ने कभी कभी, मतलब मैंने तो बहुत मतलब जैसे प्री का जब रिज़ल्ट आया, सिलेबस जब मैंने 7 to 8 डेज़ में नोट्स मेरे बन गए थे, जल्दी जल्दी मेरे को गाइडेंस मिल गई थी नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करके 10 या 12 दिन में बन गए थे नोट्स बन गए 12 दिन में, 15 दिन पकड़ लीजिए, 15 दिन में मैंने पूरा फिनिश कर दिया। जब ये नोट्स बन गए, नोट्स बनने के बाद में तो मुझे आंसर राइटिंग करनी थी, राइट। तो तब भी मुझे लग रहा था कि अब नोट्स बन के, अब इस नोट्स को मुझे रीड करना चाहिए, ये मैंने खुद को रीज़न दिया। फिर मैं लग गई रीड करने के लिए। नोट्स होते कितने हैं, प्री के जैसे नहीं होते नोट्स, इसके नोट्स बहुत कम होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक नोट्स होते हैं। जब आपके पास, जब हम प्री पढ़ते हैं ना तो हम इतना कुछ पढ़ते हैं, हमको पता भी नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब हम उस लेवल को पार करते हैं ना, तो हम जब व्हेन वी हैव आवर मेंस का नोट्स रेडी ना, तो हमको बहुत कम, मतलब लिटरली बहुत कम हमको पढ़ना पड़ता है। तो जब हम ये पढ़े ना तो नोट्स हो गया बहुत कम, मतलब मेरे 70 या 80 पेज के नोट्स थे मेंस के, वो इतने प्यारे से नोट्स, फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ 70-80 पेज पढ़ने हैं, विच वॉज अ गुड फीलिंग। तो फिर तो आंसर राइटिंग होनी चाहिए थी, नहीं, मैंने वो नोट्स को पढ़े। नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, 5 दिन लगा था आई थिंक नोट्स पढ़ने के लिए, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 5 दिन पढ़ने के बाद तो मुझे आंसर राइटिंग करनी थी, राइट। 12 से 15 दिन लग गया क्वेश्चन पूरा नोट्स बनाने के लिए, और ये 5 से 6 दिन लग गया, 5 दिन पकड़ लीजिए मुझे पूरे नोट्स पढ़ने के लिए, एक बार रिवीजन करने के लिए। जब मैंने सारे जीएस के नोट्स पढ़ लिए ना, तो फिर मैंने अपने आप को नया रीज़न दिया, यार ऐसे के नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर मैंने 2 दिन लगा के ऐसे के नोट्स, कोट्स वगैरह कलेक्ट करके, डेटा वगैरह कलेक्ट करके प्रिपेयर किए। उसके बाद मुझे आंसर राइटिंग करनी थी, नहीं, उसके बाद मैंने अपने आप को क्या रीज़न दिया, यार ऑप्शनल भी तो बच गया, ऑप्शनल को भी तो पढ़ना है। तो वो 3 दिन 4 दिन लगा के मैंने ऑप्शनल पढ़ाई करी, ठीक है। ये होने के बाद में एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया, ओके, एग्ज़ाम अब करीब आ गया, अब तो आंसर राइटिंग करनी चाहिए ना, नहीं। तो मैंने अपने आप को फिर से एक रीज़न दिया कि अगर मैंने जो पॉइंटर्स वहाँ पे लिखने हैं, अगर वो पॉइंटर्स मुझे मुँह ज़बानी याद हो जाते, जो डेटा मुझे आंसर राइटिंग में करने हैं, वो डेटा अगर मुझे मुँह ज़बानी याद हो जाते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी एग्ज़ाम में जाके, तब तो मैं आंसर लिख ही लूँगी ना। ये अपने आप को लॉजिक देते मेरा पूरा लिटरली स्टार्टिंग का 30 डेज़ निकल गया। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने करी है, एंड ट्रस्ट मी, जो भी जिनको गाइडेंस मिला हो या ना मिला हो, ये सारे स्टूडेंट करते हैं। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद में आप भी करेंगे, बट यार इट इज़ ऑलवेज गुड टू नो कि मिस्टेक्स क्या करने वाले हैं, ताकि हो सकता है मिस्टेक अवॉइड ना करें, बट मिस्टेक की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा परसेंटेज ऑफ मेकिंग सेम मिस्टेक विल बी रिड्यूस्ड, है ना। तो ऑल इन ऑल पर्पस यही है कि हम कम मिस्टेक्स करें। तो ये करते करते आगे बढ़ी कहानी, है ना। तब भी नहीं हुआ, फाइनली बहुत गाली खाई जिन्होंने मुझे गाइड किया था। 2-3 सीनियर से फिर बात करी कि भैया दीदी ऐसा हो नहीं रहा है, आप बताइए मैं क्या करने वाली हूँ। बहुत, मतलब लिटरली इतनी गाली खाई मैंने, तब जाके मतलब मुझे ऐसा लिटरली कमांड दिया गया कि अब तो छुएगी भी नहीं पेन एंड पेपर, अभी जो जितना भी है, शाम की बात थी 7 या 8 बजे की, सो जा बोला गया मुझे, और अर्ली मॉर्निंग उठ के 9 o'clock तुझे आंसर राइटिंग करनी है। तो मैंने आंसर राइटिंग करी। जब आंसर राइटिंग भी करी ना, तो उसकी एक अलग ही कहानी है, वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में बताते जाऊंगी। तो बेसिकली जितनी भी रीजनिंग होती है ना, वो होती है इनर्शिया। इनिशियल इनर्शिया जो होता है, हम बस अपने आप को ना पुश नहीं कर पाते, वो इनफ पुश नहीं होता कि यार हमको 3 घंटा बैठ के देना है एग्जाम। ऑल द रीजंस देंगे, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी स्पीड है, हमारे सारे रीजंस XYZ रीजंस
लिटरली सारे रीज़न दे देंगे मगर हम आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, है ना। तो उसका होल एंड सोल रीज़न होता है ये इनर्शिया। हम इनर्शिया इतना ज़्यादा होता है कि वो पुश नहीं कर पाते। एक बार हमने अपने आप को पुश किया और वो पहला दिन जब हमने वो आंसर राइटिंग कर ली ना, दैट विल बी द डे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आप मार्क करके रख लीजिए, उस दिन से आपकी मेंस की प्रिपरेशन चालू होती है। मेंस की जर्नी नोट्स मेकिंग से चालू नहीं होगी। मेंस की जर्नी 3 से 4 क्वेश्चन जो हम लिखते हैं उससे चालू नहीं होगा। मेंस की जर्नी एक फुल लेंथ टेस्ट देने से चालू नहीं होगी। मेंस की जर्नी सिर्फ और सिर्फ चालू होगी जिस दिन आप बैठ के 9:30 से लेके जब आप बैठते हैं 12:30 तक, ठीक है, और 2 से लेके बैठते हैं 5 बजे तक, जो आपका एग्जैक्ट UPPCS का टाइम है ना, वो 2 जिस दिन आपने, जिस संडे या जिस मंडे या जिस थर्सडे आपने ये एग्ज़ाम पैटर्न वाले दिन पे पहली बार आपने GS1 GS2 दिन में 2 अलग अलग पेपर लिख लिया ना, मार्क दैट डे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आपकी मेंस की एक्चुअल जर्नी चालू होती है। आपके टॉपर बनने की जर्नी तब से चालू होती है। सो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये है उसका बैकग्राउंड, ये है अपनी रीजनिंग। आपको किसी और से फाइट नहीं करना है मेंस में। प्री में हमको बहुत से लोग से फाइट करना होता है, ये इतने सारे लोग होते हैं, इतना कंपटीशन होता है, सिलेबस नहीं होता है, फैक्ट्स बहुत हैं, फैक्चुअल है, एनालिटिकल बहुत है, आयोग ने मिस्टेक कर दी, आयोग ने ये क्वेश्चन गलत दे दिया, ऑप्शन गलत दे दिया। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाइयों। होने क्या वाला है मेंस में, खुद की जंग है, खुद के दिमाग से खुद के दिमाग की जंग है। इनिशियल जो हमारे इंटरनल इनर्शिया है ना, उससे हम ओवरकम कब करते हैं, सिर्फ इसकी जर्नी है। जिस दिन हमने जिस इंसान ने जिससे ज़्यादा जितने जल्दी इससे निकल गया, वो इससे वो ये जर्नी के उतने ही करीब पहुंच जाएगा। इसके बाद ये बोलने के बाद में मैं सिर्फ और सिर्फ एक टॉपर है जिनकी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे बहुत जेन्युइन लगे। इवन दो उनके पेरेंट्स IAS ऑफिसर थे, उनको उनका बैकग्राउंड उनको क्लियरली पता था कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। बट मुझे लगता है जो अक्षत है ना, अक्षत जैन, जिन आई थिंक रैंक 2 आया था ना उनका, हाँ, तो अक्षत जैन जो है ना, उनका आप जितने भी इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं, उनकी नोट्स मेकिंग, उनकी अनअकैडमी वाला जो इंटरव्यू है वो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे मतलब 7-8 इंटरव्यूज़ हैं उनके। उनके जितने भी इंटरव्यू हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उनके इंटरव्यू देखिए, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने ये इनर्शिया वाली जो बात थी ना, उन्होंने ये समझ ली थी कि अगर मुझे कुछ बनना है, अगर मुझे IAS बनना है, तो मुझे आंसर राइटिंग करनी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जितने जल्दी मैं ये इनर्शिया से कम अप करूँगा, उतने जल्दी जो मैं अपने जो भी उसका टारगेट है उसके करीब पहुँचूँगा। तो अक्षत जैन का जो आप इंटरव्यू है ना, जितने भी इंटरव्यू हैं 2x की स्पीड में आप देखते जाइए। अब देखिए, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, हो सकता है मुझे मोटिवेट करे, आपको ना करे, बट यार टॉपर कुछ बोलता है, कुछ तो करके अचीव किया होगा ना। 1-2 वीडियोज़ आप देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि जो बोल रहा है उसको आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, इफ़ दैट कम्स वेरी नेचुरल टू यू ऑल्सो, देन आप उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और फिर सिलेबस के बेसिस पे नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब ये जो नोट्स मेकिंग मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जो एकदम न्यू है जर्नी में, जिनका प्री क्लियर हो चुका है, जस्ट हुआ है, बट वो मेंस के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेकेंडली, उनके लिए जो न्यू है इस जर्नी में, जिनका प्री किसी कारण से रह गया है, एज वेल एज वो स्टूडेंट के लिए जिनका टारगेट 2023 है, ठीक है। उनके लिए सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करें, ये होने के बाद में आपको सिलेबस को पढ़ना कैसे है, जब वो सिलेबस को पढ़ेंगे कैसे, वो मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद में उसके बेसिस पे नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो आप जाएंगे गूगल पे जाके आपने लिखा UPPCS मेंस सिलेबस, ठीक है, ये आपने किया और सर्च करिए। सर्च करने के बाद में दृष्टि वालों की भी होती है, ठीक है, बायजूस वालों के भी है। बायजूस वालों को आप डाउनलोड करना होगा तो आपको लॉगिन करना होगा। मैं जनरली ध्येय से डाउनलोड करती हूँ, तो ध्येय वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे चले जाइए। यहाँ जाने के बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए, यहाँ पे पूरा आपको सारे सिलेबस, सामान्य हिंदी के लिए सिलेबस क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए, ऐसे के लिए क्या है, GS 1 2 3 4, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। और वैसे ही जब ऑप्शनल के लिए करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शनल का भी आपको बस गूगल सर्च करना है UPPCS, ठीक है, UPPCS सिलेबस डाल दीजिए, ऑप्शनल लिख दीजिए गूगल सर्च में, और जो भी आपका ऑप्शनल है वहाँ पे ऑप्शनल का मेंशन कर दीजिए। इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स मेंशन कर दीजिए, सोशियोलॉजी वाले वो कर दीजिए। सर्च करिए, ध्येय की वेबसाइट पे जाइए और आपको मिल जाएगा। वेबसाइट आप कोई भी चूज़ कर लीजिए, आपको आराम से सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये करने के बाद में आपको चलिए GS 1 देख लेते हैं।
GS1 का सिलेबस अगर ओपन करते हैं हम, नीचे जाएंगे तो ये हो गया आपका सिलेबस, पॉइंट वाइज में दिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने कंसोलिडेट किया है इस चीज़ को, अलग अलग हमको मतलब काम आसान बना दिया हमारे लिए, एक एक पॉइंटर यहाँ से दे दिया। ये होने के बाद अब यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आप PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया सिलेबस। ऐसे करते करते आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस डाउनलोड करने हैं और ऑप्शनल के सिलेबस डाउनलोड करने हैं। ये डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि इस सिलेबस को पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रट लेना है। ठीक है, इतना रटना है कि हमको लिटरली पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट में GS1 के पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है, ये आपको करना है। करते नहीं हैं, मुझसे पूछोगे कि आपको याद है क्या, मुझे ऐसे एक एक वर्ड याद नहीं है। ठीक है, बट वो जो मेरा पन्ना है ना, जो मैंने डाउनलोड करा था, वो बहुत कलरफुल है, पिंक कलर से, ग्रीन कलर से, मैंने बहुत बड़े कलरफुल मार्कर यूज़ करके, स्केच पेन यूज़ करके बहुत कुछ किया। वो सिलेबस का मैं आपको दिखा दूंगी, पिक्चर्स खींच के कभी चैनल पे डाल दूंगी, टेलीग्राम पे, बिल्कुल कलरफुल है। तो मुझे ना वो ध्यान है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, SDG कहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर कहाँ पे लिखा हुआ है ना, वीकर सेक्शन कहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो मेरे आँखों में बिल्कुल बोलते हैं ना कि फोटोग्राफिक मेमोरी, वो पिक्चर के फॉर्म में मुझे पता है एग्जैक्टली कहाँ पे। तो जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ, जैसे कोई करंट अफेयर हुआ, बहुत सारे चैनल हम देखते हैं, तो मैं ना मेंटली वो लोकेट कर पाती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, क्या वो GS1 से है, GS2 से है, GS3 से है कि GS4 से है। दैट इज़ दी ओनली होल सोल पर्पज़ कि हमको सिलेबस रटना क्यों होता है, जस्ट बिकॉज टॉपर बोल रहे हैं रटना है इसलिए रटना है, नहीं। सबसे पहले क्या होता है, जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले बात तो हमको शिकायत ही यही होती है कि एवरीथिंग अंडर द सन हमारा सिलेबस है। ये हम प्री में बस टाइम एंड अगेन मम्मी पापा को भी यही बोलते हैं, दोस्तों को भी यही बोलते हैं, यार क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कोई लिमिट ही नहीं है। और जब आपको मेंस में ये लिमिट मिल गई है ना, तो जब हमको लिमिट मिल गई है तो हमको उसको भी नहीं चाहिए कि जो लिमिट मिली कम से कम वो तो पता होना चाहिए कि हमको किस लिमिट में पढ़ाई करनी है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की किस लिमिट में पढ़ाई करनी है। तो ये लिमिट हमको जो है ना, ये हमको दी गई है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, एक एक वर्ड करके डिफाइन करके, हर एक वर्ड यहाँ पे सोच समझ के डाला गया है। तो उस हर एक वर्ड को जिस इंटेंशन से डाला गया है, उस इंटेंशन के साथ में हमें सिलेबस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद में आपको क्या करना है, सिलेबस की यहाँ बात हो गई, जैसे GS1 GS2 GS3 GS4 ये बात हो गई। देखिए ये तो मैं ओवरऑल आपको बता रही हूँ, अगले जो वीडियो आने वाले हैं वहाँ पे मैं अगला वीडियो GS1 होगा, फिर GS2 होगा, GS3 होगा, GS4 होगा, GS5 होगा। इनफैक्ट मैं शायद GS1 सबसे आखिरी में कवर करूँगी, मैं GS3 से स्टार्ट करूँगी, फिर GS2, ताकि आप करंट अफेयर्स को भी वो कर सके। तो क्योंकि GS1 मेजरली आपका स्टैटिक पोर्शन है, तो वो अगर हम लेटर 2-3 वीडियो के बाद भी कवर करेंगे तब भी चलेगा। मेजर हमारा क्या होने वाला है, GS2 और GS3, जहाँ पे हमको करंट अफेयर्स भी कवर करना है ना, पहले मैं उसको कवर करूँगी, बाद में GS1, उसके बाद में GS4। ठीक है, ये सीक्वेंस रहने वाला है। वहाँ पे मैं एक एक सिलेबस को डिस्कस करूँगी, एक एक टॉपिक को डिस्कस करूँगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, ये वाला वीडियो भी काफ़ी लंबा जा रहा है। जनरली मैं 20-25 मिनट के ऊपर वीडियो बनाना प्रेफर नहीं करती हूँ, बट आई हैव नो ऑप्शन आपको, क्योंकि मुझे गाइड करना है। और स्पेसिफिकली ये उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जो पहली बार दे रहे हैं, जिनका बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि अप्रोच कैसे करना है एग्जाम को, तो उनके लिए तो थोड़ा तो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में भी जाते हैं तो वो भी आपको दिन भर ओरिएंटेशन लेते हैं, राइट। तो वो ओरिएंटेशन आपका टाइम वेस्ट करने को नहीं लेते हैं, बस बहुत सारी चीज़ें बताने को होती है ना, तो उसके कारण टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ जो स्पेशली न्यू स्टूडेंट है वो तो पूरा देखें। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जिन्होंने ऑलरेडी UPSC दे चुका है, जो मेरे लेवल पे है ना, तो आप लोग बस, आपको अभी से मैं बोल देती हूँ, आपने जो भी आपको लगता है मिस्टेक किया होगा ना आपने, वो मिस्टेक पे काम कर लीजिए। जो सिलेबस का पार्ट आपको लगता है ना वो वीक था, उसको सबसे पहले पढ़ के ख़त्म कर दीजिए। फिर आपको वो वाले पार्ट, हो सकता है कि आपने लास्ट ऑप्शनल में आपने लास्ट 10 ईयर्स का पेपर सॉल्व किया होगा, तो आप इस बार क्या करिए, जो लास्ट 20 ईयर्स का बच गया है ना वो सॉल्व करिए। तो अपनी मिस्टेक्स पे आप काम करिए। बट ये जो वीडियो होने वाले हैं ना, वो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ही मैं बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो GS1 GS2 ये मैंने ओवरऑल सिलेबस डाउनलोड करना बताया आपको। अब एक एक GS को हम हर एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, एक एक सिलेबस के पॉइंटर को, जहाँ जहाँ सोर्स से मैंने पढ़ाई करी है मैं आपको वो सोर्स बता दूंगी। तो आप क्या करिएगा, हो सके तो प्लीज़ आज सिलेबस डाउनलोड करके रखिए, पूरे चारों सब्जेक्ट का, हिंदी का और ऐसे का। वो होने के बाद में ना, ताकि जब मैं आपको बोलूँगी ना
कि ये आपको इस सोर्स से करना है, उस सोर्स से। आप पेन से मत करिएगा, पेंसिल से आप छोटे छोटे अक्षर में लिखते जाइए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसका मैम क्या सोर्स बता रही है बस उसको नोट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैं सोर्स बता रही हूँ आपको उससे ही पढ़ाई करनी है, हम कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। हो सकता है कि मुझे दृष्टि के नोट्स बहुत पसंद आते हैं, बट हो सकता है कि आपको यूपीएससी हिंदी वाले सर जो बोल रहे हैं उनके नोट्स ज़्यादा पसंद आए, है ना, कुछ लोगों को किसी और बायजूस का पसंद आता है। बट अब दिक्कत क्या होती है, नए स्टूडेंट लोग के लिए हमको यही नहीं पता होता कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आप मेरे वीडियो से ले लीजिए, बट आपका जो बेस्ट पॉइंट होगा ना वो आप खुद जज हो जाएंगे। एक दो महीने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा, 1-1.5 महीने के बाद में, कि विच इज़ द बेटर सोर्स फॉर यू, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट का जो सोर्स है ना उसको आप नोट करते जाइएगा। तो इस तरीके से सिलेबस है आपका। इसकी नोट्स मेकिंग कैसे करनी है ये भी मैं आपको पॉइंट वाइज अब आपको अगले वीडियो से बताते जाऊंगी कि कहाँ कहाँ से कितना कितना नोट्स बनाना है। अपने नोट्स के मैं सारे टॉपिक पे तो आपको नोट्स नहीं बता सकती हूँ, है ना, तो मैं तीन चार टॉपिक के GS1 GS2 के जो टॉपिक वाइज मैं आपको बता दूंगी नोट्स कैसे बनाती थी, तो वो नोट्स को मैं आपको दिखा दूंगी। चाहे तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मेरा नोट्स फॉलो करिए, मैं बहुत हेवाई तरीके से नोट्स बनाया था मेंस पे, क्योंकि मैं मेंस रेडी नहीं थी बेसिकली। तो जो भी रेडी हुई थी मैं यूपी प्री के बाद ही जो मुझे गाइडेंस मिली, जितना मुझसे हो पाया मैंने वो किया। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मेरे नोट्स नहीं हैं, पर भी जो भी है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल की, ठीक है। मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, पहले भी बताया है, फिर से रिपीट करती हूँ। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ आई थिंक ये कॉमन है टू ऑल दी ऑप्शनल। कितने हद तक, कितने परसेंट, कितने 100% अगर एप्लीकेबल है कि 80% एप्लीकेबल है, जो मैं बता रही हूँ पहले आप वो सुन लीजिए। उसके बाद में आप अपने खुद के ऑप्शनल स्पेसिफिक कोई वीडियो देख लीजिएगा। जो सोशलॉजी अगर आपका ऑप्शनल है तो सोशलॉजी स्पेसिफिक जो ऑप्शनल होंगे उनके एक वीडियो देख लीजिएगा, एंड देन मिलाइएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ वो क्या बोल रहे हैं और उनमें कोई कॉमन पॉइंट है कि नहीं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है कि ये कॉमन है, क्योंकि जब जो गौरव सर हैं यूपीएससी हिंदी वाले, उनसे जब मैंने सुना था तो वो भी ये बोल रहे थे, जिन्होंने मेरे सीनियर्स हैं उनका भी यही कहना है, और जो मेरे कलीग्स थे जो हम 2021 वाला पेपर जब दिया था तो जब डिस्कशन होता था तो ऑलमोस्ट सबका यही कहना था। तो ये कॉमन पॉइंट है, ये आप सुन लीजिए। इसमें जो भी एडिशनल होगा वो आपके ऑप्शनल स्पेसिफिक जो भी आपको करना होगा वो आप अपने स्ट्रैटेजी में ऐड कर लीजिएगा। बट इको वालों के लिए तो मैं हूँ, है ना, इको वालों के लिए तो जितना मुझे आता है मैं आप लोग को बताऊँगी। तो ऑप्शनल में आपको क्या करना है, 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको छोड़ देना है, अभी उसको देखना भी नहीं है, करेंटली मत देखिए, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं 2021 के पेपर से, ठीक है। इन टोटल हमको सॉल्व कितना करना होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दिए होते हैं, 23 क्वेश्चंस, है ना। मतलब ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चन है, और इस 8 को फिर डिवाइड किया है ABC करके, ठीक है। और ये 8 क्वेश्चन का जो हर एक क्वेश्चन होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के आप अंदर आपको ABC होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, उसके अंदर ABC हुआ, ठीक है, ABC। फिर क्वेश्चन 3 जो होता है उसके अंदर ABC। तो टोटल ऐसे करके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 होते हैं, एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप 8 × 3 कर दीजिए, तो टोटल आपको 24 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, 24 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं। 2020 तक अलग पैटर्न था, 2021 जो पेपर हमने दिया उस पेपर में एक चेंजेस लाए गए थे यूपीपीसीएस की तरफ से। पहले कोई कंपलसरी नहीं होता था क्वेश्चंस, ठीक है, बट 2021 में इन्होंने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम सेक्शन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम सेक्शन B, ठीक है। अच्छा एक बात और बता देती हूँ, देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B, ठीक है। सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 होता है, सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 होता है, एंड ईच क्वेश्चन फर्दर हैज़ ABC एंड ABC, ठीक है। ये अब जब क्वेश्चन स्पेसिफिक, ऑप्शनल स्पेसिफिक जब मैं बताऊंगी तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी आप समझ लीजिए क्या होता है। 2 सेक्शन होते हैं क्वेश्चन पेपर में, डाउनलोड कर दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 होते हैं, एंड सेक्शन B में 5, 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन होते हैं। तो पिछले साल उन्होंने क्या चेंजेस लेके आए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5, ये दोनों क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया। कहने का मतलब है क्वेश्चन 1 में जो ABC है एंड क्वेश्चन 5 में जो ABC है, ये आपको कंपलसरीली जो भी उसमें क्वेश्चन दिया है ABC में आपको उसको आंसर करना है,
ठीक है। और उसके बाद में आपको चॉइस है, ठीक है। अब चॉइस कैसी होती है, टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं एंड इन टोटल आपको लिखने होते हैं 5 क्वेश्चन। ये आपको गिवन है और ये आपको सॉल्व करने हैं। तो 8 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, 24 क्वेश्चंस गिवन है, ए बी सी करके, और सॉल्व कितने करने हैं हमको, 15। तो व्हेन आई से प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर से आपको 15-16 क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। पूरे 24 के 24 क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलेंगे, आपको बाउंसर क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मगर हमको चॉइस है ना, 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है ना 24 में से, तो वो 15 के लिए हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हेल्प कर देता है, मिल जाता है। एग्जैक्ट 15 मिलते हैं क्या वो नहीं पता, शायद एडिशनल नॉलेज था मेरे को, मुझे दिक्कत नहीं हुई, बट ऐसा हो सकता है कि 15 में से 12 से 13 जो क्वेश्चन है ना आपको प्रीवियस ईयर से ही फंसने वाले हैं, ठीक है। एक ये हो गया। ये होने के बाद में ये क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 कंपलसरी है। डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस क्या है ऑप्शनल को लेकर, सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है, पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। द ओनली थिंग इज़ कि यूपीएससी में जो हमको 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में हमको 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो कंपलसरी है, यूपीपीसीएस में 3-3 क्वेश्चन है ना, यूपीपीसीएस में ये 5-5 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो 4 एडिशनल क्वेश्चन है ना ये ऐड हो जाते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 19 क्वेश्चन, 20 की जगह आपको 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। हो सकता है एक बार आप यूपीएससी का चेक कर लीजिएगा कि वो 18 या 19 है, मैं वीडियो बनाने के पहले चेक नहीं कर पाई, मैं अगली वीडियो में पक्का आपको अपडेट कर दूंगी, बट दिस इज़ वॉट इट इज़, थोड़ा पैटर्न चेंज है। तो क्योंकि यूपीपीसीएस ने यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन 1 एंड 5 कंपलसरी किया था ना पिछले बार, वो तो नया था, तो हो सकता है कि इस बार यूपीएससी को कॉपी करके ऐसा बोल दे कि जो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 में 3 क्वेश्चन की जगह आपको 5-5 क्वेश्चन दिख जाए या 4-4 क्वेश्चन दिख जाए। तो आपको करना क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ऑप्शनल यू हैव चोजन, ठीक है, जो भी ऑप्शनल है, आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्लीज़ 15 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मत कीजिएगा, आप इन टोटल 3 घंटे में 19 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। किस पैटर्न में, कि आप ना 2 क्वेश्चन एडिशनल ले लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है, उस तरीके से आप अपना क्वेश्चन पेपर में ऐड कर लीजिएगा ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। जब भी हम ज़्यादा की प्रैक्टिस करते हैं, कम आ गया तो वो तो बेटर ही होगा ना, बट पता चला हमारा प्रैक्टिस टाइमिंग सब कुछ सब सारा एनालिसिस हमने 15 क्वेश्चन को देख के किया हुआ और हमको लिखना पड़ गया 18 से 19 क्वेश्चन, तब बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। तो ये मेरा आपका सजेशन रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा आपका ऑप्शनल आपने चूज़ किया है। सो 2021 को स्किप करेंगे, सारे ऑप्शनल वाले सबको मैं बोल रही हूँ, ठीक है, स्किप करके 2020 के जो 24 क्वेश्चन है फेयर कॉपी बनाइए, बैक टू योर स्कूल डेज, जब हम 7th-8th स्टैंडर्ड में अच्छी वाली फेयर कॉपी बनाते थे, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, बिल्कुल उस तरीके से कॉपी ले आइए 200 पेज की, रजिस्टर ले आइए, रजिस्टर में आप बनाइए, कोरे पन्ने वाली ले आइएगा, A4 साइज़ वाली, ठीक है, वो लेके आए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक क्वेश्चन डाल के, क्वेश्चन लिख के, उसका बिल्कुल गूगल से सर्च करके सबसे ब्यूटीफुल वर्ड्स में अपने जो आपके ऑप्शनल के जो बुक हैं वो बुकिश लैंग्वेज में आप ये आंसर लिख लीजिए, मेक अ ब्यूटीफुल आंसर आउट ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला है, आपका ओपन बुक टेस्ट, तो आप क्या करेंगे, उस बुक से आप सबसे बेस्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं, क्योंकि वो ओपन बुक टेस्ट है। तो उस तरीके से हमको लिटरली ओपन बुक की मदद से, ओपन गूगल की मदद से, ऑल द इन्फॉर्मेशन पॉसिबल की मदद से, अपने टॉपर्स के नोट्स लीजिए, जितना भी रिसोर्सेज पॉसिबल है सबकी मदद से, सबका मदद लेने के बाद में एक ब्यूटीफुल आंसर बनाना है आपको उस क्वेश्चन का, A4 साइज़ के शीट में, फ्रंट एंड बैक, मतलब एक पन्ने में आपको वो आंसर के फॉर्मेट में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसा होता है अपना इंट्रोडक्शन डाल दीजिए, अच्छा वाला डेटा डाल दीजिए जो आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, और जो भी आपको क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्टली उसको वो कर दीजिए, है ना, आंसर कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको प्रॉपरली कंक्लूड करके आंसर को फिनिश करिए। ये आपको सारे 24 क्वेश्चन के साथ में करना है 2020 के। फिर जब आप 2019 में आएंगे ना, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ शायद 22 क्वेश्चन ही लिखना पड़े, 2 या 3 क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे, ठीक है। वैसे जब आप 18 में आएंगे तो हो सकता है कि आपको 20 क्वेश्चन लिखना पड़े, 17 में आएंगे तो हो सकता है कि ऑलरेडी रिपीटेड है, इस 3 साल में हमने बहुत सारा रिपीट हो गया है, न्यू क्वेश्चन आपको सिर्फ 15 मिलेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको करते जानी है 2014 तक। अभी तक हम 2021 का पेपर देखे नहीं है, ठीक है, 2021 को भी स्किप किया है। तो आपको करना क्या है, 7 साल का पेपर, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20,
7 साल के पेपर को रजिस्टर में जो भी न्यू क्वेश्चन है जो रिपीटेड है उसको तो आप स्किप कर देंगे, न्यू क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये पेपर सॉल्व हो गया ना, उसके बाद आप पहुँचिए 2021 में। अब आते हैं 2021 में, ठीक है। अब आप 2021 का क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बार आपने 7 साल का सॉल्व कर दिया, अब आप 2021 का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो 2021 में जो 24 क्वेश्चन है ना, उसमें से आप अगर 15 नहीं भी पाएंगे ना, तो आप मिनिमम 12 से 13 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन के वर्डिंग्स चेंज कर दिया हो, मगर आपको टॉपिक पक्का गारंटीड रिपीटेड होगा। मैंने खुद ने दिया है, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी ऑप्शनल के लिए। मेरे पास नोट्स थे रविंद्र झा सर के, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पास में बहुत सारी बुक्स है ऑप्शनल की, मगर मैंने खोल के पढ़ाई नहीं की। टाइम कहाँ था, है ना, टाइम नहीं था। गाइडेंस जो मिली थी वो उसको कितना फॉलो कर पा रही थी, बिहाइंड शेड्यूल था। तो बेयर मिनिमम जो मैं कर पाई वो करी। तो मैंने ऑप्शनल का सिर्फ प्रीवियस ईयर देखा, प्रीवियस ईयर ही प्रिपेयर किया और प्रीवियस ईयर ही रट के गई थी और लिख के आई, और मेरा ऑप्शनल बहुत अच्छा गया। मैंने ऑप्शनल को 10 मिनट पहले भी फिनिश किया था। जो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, मेरे को तो सारे क्वेश्चन रिपीटेड लगे। उन सारे क्वेश्चन को मैंने रटा था, रटे हुए जो मैं रट के गई थी, जो डेटा मैं लिख के गई थी, वो सारा कुछ मैं वहाँ पे प्रेजेंट कर पाई। जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैं उसको वैसे की वैसी रेप्लिकेट भी कर पाई। कितना मार्क्स मिलेगा वो मैं आपको गारंटी नहीं देती, बट होता है ना, आप जो प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर आपने उसको वो लिख दिया तो आपके लिए तो वो अच्छा हुआ, राइट। अब वो कितना मार्क्स एग्जामिनर देगा, क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, वो भी मैटर करता है। बट मेरे हिसाब से मैंने जो अपने प्रिपरेशन की थी वो मैं वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने लिटरली फेयर कॉपी में सॉल्व किया था, और वो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग से साफ था कि पढ़ने में भी मज़ा आ गया, रिपीट करने में मज़ा आ गया और रटने में भी अच्छा लगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। ये करने के बाद में क्या आपको ऑप्शनल का काम खत्म होता है? नहीं, आपको ये अब 2021 का जब आप चेक करेंगे ना, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, मैम करेक्ट बोल रही है कि अगर 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन भी, मतलब मैं तो पूरा क्वेश्चन बोल रही हूँ 15, बट हो सकता है कि हर इंसान एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हो। तो हो सकता है कि उनको सिर्फ 12 से नहीं 13 क्वेश्चन रिपीटेड मिले, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रहा है। तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग नॉलेज के कारण मैं 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही होंगी, मैं वो जज नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो अगर आपको 10 से 12 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं ना, तो यार इट इज़ नथिंग, कोई हार्म नहीं है ना। क्योंकि 7 साल में अगर आपको 15 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन भी मिल रहा है तो नथिंग्स लाइक इट, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से ही एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी है। कब तक करनी है? लास्ट 20 ईयर्स तक, आखिरी के 20 साल तक। उसके बाद आप क्या करेंगे जैसे ही आप 2011, 2012 या फिर 2010 या 2009 में जाते हैं ना, तो आपको एडिशनल क्वेश्चन जो होगा ना, वो आपको बस 3-4 मिलेंगे। मतलब जिसमें से अगर 20 क्वेश्चन पूछा है तो 20 में से 10 से 12 तो ऑलरेडी रिपीटेड होंगे, आपको 4 या 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, कभी कभी 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। बट द मोमेंट यू हैव रीच 2008 जब आप पहुंच जाएंगे ना, क्योंकि 2008 तक तो मैंने लिटरली सॉल्व किया है, 2008 जब आप पहुंच गए ना, 2008 के बाद जो 2007 देखेंगे ना, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ही एडिशनल होता है, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ था ना। तो पैटर्न चेंज होने के कारण में नंबर ऑफ, क्योंकि पहले के पैटर्न में सिर्फ शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता था, तो शॉर्ट नोट वाले में बहुत रिपीटेड, मतलब 1 या 2 टॉपिक ही ऐसे होते थे जो न्यू थे। ये आप खुद देखेंगे, एटलीस्ट इकोनॉमिक्स वाले तो ये पक्का नोटिस करेंगे, बट मुझे गारंटी तो नहीं देती, बट मैं होप करती हूँ कि बाकी सब्जेक्ट वाले भी ये पैटर्न को नोटिस कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शनल के लिए आपका जो दोस्त है, आपका साथी है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शनल के रिलेटेड ही। तो मैम क्या हम सिलेबस को टॉपिक, जैसे हम जीएस में सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है वो टॉपिक वाइज जो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या हम वो ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर ना करें? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको क्लियरली बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं पता। मुझे जब गाइड किया गया कि हाउ टू अप्रोच यूपी पीसीएस ऑप्शनल, तो मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करने बोला गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, 20 साल का पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज करेंगे, 10 दिन में आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा, 10 से 12 दिन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा आपने, वो करने के बाद आप क्या करिए, अगर आपको चाहती है, मैं सजेस्ट कर रही हूँ, मे वर्क मे नॉट वर्क, आई एम नॉट इवन श्योर वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। ये आप एक बार आप 20 साल को सॉल्व कर लेंगे ना, आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे। फिर 20 साल का सॉल्व करने के बाद एक बार 2020 और 21 का पेपर फिर देख लेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे आपको क्या करना है। आपका इंस्टिंक्ट आपको बता देगा कि आपको क्या करना है, फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार सॉल्व तो करिए पेपर पर भी। अगर आपको लगता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, कुछ लोग होते हैं ना जिन लोगों का जल्दी हो जाता है, 7-8 दिन में आपका हो सकता है ऑप्शनल कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस लीजिए ऑप्शनल नंबर पेपर नंबर 1 का, अपनी कॉपी खोलिए,
कॉपी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कौन से टॉपिक से आया है, उस टॉपिक पे आपका नोट्स प्रिपेयर्ड है ना, तो उसको स्क्रैच आउट कर दीजिए, उसको मतलब उसको कट कर दीजिए। वैसे कट जिसके नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, जिसके आंसर लिख दिए, उस टॉपिक को आप कट करते जाइए। अगर 50 टॉपिक दिए हुए हैं ऑप्शनल नंबर 1 पे, 50 में से आप पाएंगे कि आपने 40 से 42 टॉपिक का तो ऑलरेडी नोट्स बना चुका है। बचे हुए 8 टॉपिक को गूगल कर लीजिए और उसका एक एक A4 साइज़ में आप नोट्स बना लीजिए। हो सकता है कि एडिशनल में कुछ पूछ लिया जाए। ये हो गया, ये सॉर्टेड हो गया। इसके बाद में तो ये था ऑप्शनल की बात में। ऑप्शनल की पूरी बात खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ मैं ओवरऑल व्यू दे रही हूँ। एक ऑप्शनल के लिए जो इको ऑप्शनल वाले होंगे ना, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आंसर राइटिंग, और उसके बाद का जो लास्ट कंपोनेंट है वो है रिवीजन, ठीक है। आंसर राइटिंग एंड जो रिवीजन है ना, क्योंकि अभी हम जस्ट इस जर्नी में कदम रखे हैं, आंसर राइटिंग एंड रिवीजन के लिए अभी हमारे पास में 10 दिन का टाइम है कम से कम, मिनिमम, है ना। तो आंसर राइटिंग एंड रिवीजन के लिए एक प्रॉपर वीडियो में मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में ये कवर करने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप ये कुछ तो हेल्पफुल रहा होगा। देर आर पीपल हु मे बी एबल टू रेजोनेट 100% आउट ऑफ इट कि मैम जो बोल रही है वो करेक्ट है, मैं ये फॉलो करूँगा। आप में से ऐसे हो सकते हैं जो 50% को लग रहा होगा कि मैम जो बोल रही है हाँ वो तो बोल ही रही है, बट ये कंप्लीट नहीं बोल रही है, तो उस इन दैट सिनेरियो आपको दूसरे चैनल में भी आपको जाना चाहिए, है ना। इनफैक्ट दोज पीपल हु आर एबल टू रेजोनेट विथ मी ऑल्सो ना, कि हाँ मैम जो बोल रहे हैं, जैसे बहुत से मेरे कम से कम 8-10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ब्लाइंडली मुझे फॉलो किया, आई नो देम। उन लोगों ने प्री फॉलो किया और उनका प्री निकला, ठीक है। 2020 में उनका 90+ आ रहा है। तो वो जो स्टूडेंट है ना, वो अभी भी उनको भी सजेस्ट करूँगी कि जैसे आपने प्री ब्लाइंडली फॉलो किया ना, वो आप मुझे फॉलो करिए, बट ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। ये स्ट्रैटेजी देखने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला भी करिए, ठीक है। 2-3 वीडियोज़ आपको कहाँ से देखने हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चैनल्स जो मैं देखती हूँ ना, उसकी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सबसे पहली बात ये है। ध्येय के जो वो है ना वेबसाइट जहाँ से डाउनलोड करना है, उस लिंक को मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। सेकेंड चीज़, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होने वाली है, अब उसके बाद में जब एक एक सब्जेक्ट डिस्कस करूँगी, तो उस सब्जेक्ट्स में जो नोट्स वगैरह होंगे ना, वो सब्जेक्ट डिस्कस करने के बाद में जो भी मुझे आपको नोट्स वगैरह डालने होंगे, वो मैं टेलीग्राम पे आपसे शेयर करते जाऊँगी। मेरे टेलीग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। इन केस इफ़ आई एम मिसिंग समथिंग, अगर मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने आपको प्रॉमिस किया है वो नहीं डाली हूँ, तो पर्सनल टेक्स्ट मत करिए। सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिला है तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको टेक्स्ट करने मना नहीं कर रही हूँ, मगर सिर्फ स्पेसिफिक डाउट पर पर्सन अगर 1 या 2 डाउट पूछ रहा है, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट टाइम भी मैंने बहुत सारे चैनल का लिंक शेयर करी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, उसके बाद भी लोग कमेंट कर रहे हैं वेयर डू आई फाइंड द चैनल। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके एक बार रिमाइंड कर दीजिए, हो सकता है कि मैं स्किप कर गई होंगी, मैं वहाँ पर आपको अपना डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूँगी। आंसर राइटिंग एंड रिविजन बच गया है, इसका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है अभी तक, है ना। तो आपका सबसे पहले क्या काम है, सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद में उसे पढ़िए, जितना रट सकते हैं आप उसे रटिए, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या है आपका, ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर 20 ईयर के क्वेश्चन आपको डाउनलोड करने हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो पीली कलर की एक बुक आती है शिल्पी पब्लिकेशन की, है ना, छोटी सी बुक आती है, छोटी सी शिल्पी पब्लिकेशन की बुक येलो कलर की होती है, 30 से 40 रुपीज़ की आती है, बहुत सस्ती है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं लास्ट 20 ईयर्स के, इसे खरीद लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना 2014 तक के तो आपको मिल ही जाएंगे, उसका बैक कहाँ से निकालना है वो आपको गूगल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने शिल्पी खरीद ली थी, मेरे को गाइड किया गया था। शिल्पी जब मिल गई मुझे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़ी, है ना। तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है वो आप खुद देख लीजिएगा, गूगल खुद देख लीजिएगा। अदरवाइज शिल्पी पब्लिकेशन वन स्टॉप सोल्यूशन है, महंगा भी नहीं है, तो ये आप वहाँ से मंगा लीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, GS1 का मैं बनाती हूँ वीडियो, मतलब कंटेंट डालना पड़ेगा ना, बहुत सारे नोट्स भी मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ तो वो आता जाएगा, है ना, एक एक करके एक दिन में एक वीडियो आते जाएंगे। तो GS3 का कोशिश कर रही हूँ मैं कि इसके बाद मैं GS3 की रिकॉर्डिंग चालू करूँ। तो GS3 से हम स्टार्ट करेंगे। मैं सिलेबस वाइज आपको टॉपिक वाइज कवर करेंगे कि उस सिलेबस में क्या है, वो क्या बोलना चाहता है, क्या समझना चाहिए आप उस टॉपिक से लेके, वो आप देखेंगे। उसके बाद मैं आपको 1 या 2 सोर्स बता दूंगी कि कहाँ से आपको नोट्स बनाना है, नोट्स कितने बनाने हैं वो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी। Whatever I'm speaking right now in this video and in the upcoming videos are my experiences, are something the knowledge and the information has been shared by all my seniors, all my friends and colleagues, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है।
क्या मैं एक्सपर्ट हूँ? तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। क्या मैंने कितने सारे मेंस क्लियर किए हैं? मैंने अभी तक एक भी मेंस क्लियर नहीं किया है। मैंने अभी तक लाइफ में 3 प्री लिखे हैं, 2 यूपीएससी के प्री लिखे हैं और 1 यूपी पीसीएस के लिखे थे। पहला जो यूपी पीसीएस का प्री लिखा था वो मैंने क्लियर किया और एक मेंस लिखा है, उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, उसके मार्क्स भी वो नहीं है। बट क्या मेरा परफॉर्मेंस बेस्ट था? नहीं। ढेर सारी मिस्टेक किया है। गाइडेंस मिलने के बाद, पर्सनल गाइड मिलने के बाद भी उनको कितने परसेंट में फॉलो कर पाई हूँ? बहुत सारे। आई एम दी कल्मिनेशन ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स। तो ये जो मिस्टेक्स की जो कल्मिनेशन है ना, वो मिस्टेक की कल्मिनेशन एक बॉडी फॉर्म में हूँ मैं। वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, इसलिए ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें। मिस्टेक नहीं करेंगे तो एटलीस्ट जितना मैं करी हूँ वो आप रेप्लिकेट करेंगे और मिस्टेक को अवॉइड करके आप मुझसे बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इस व्हाट द एम इज़, ये मेरा पूरा एम है इस वीडियो का। उसके बाद आपको अगर नहीं जमता है, आपको लगता है कोई डाउट है, आपको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, आप फॉलो मत करिए। बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एक्सपर्ट हैं यूट्यूब में। आप जिसको भी फॉलो करेंगे ना, जो भी आपको दिल को अच्छा लगता है, प्लीज़ आप उनको फॉलो करिए। जिनको भी फॉलो कर रहे हैं, 1 या 2 गुरु पकड़िए और आंख बंद करके फॉलो करिए। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ये करने के बाद में फिर से रिपीट करती हूँ, डाउनलोड कर लीजिए सारे सिलेबस को। कल से हम एक एक सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से करना है। एंड अब आपका जो काम है वो ये है कि ऑप्शनल को आप स्टार्ट 2020-21 का तो ऑप्शनल पेपर आपको आराम से डाउनलोड कर लेंगे, वो तो स्टार्ट करना है ना। कॉपी लेके आइए अभी से, ये वीडियो खत्म होता है मार्केट पे जाइए। अगर आपके घर में कॉपी नहीं रखी हुई है, मार्केट जाइए, कॉपी लेके आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, 2020 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते जाइए। गूगल करिए, बुक देखिए, लिखते जाइए, स्टार्ट करिए लिखना। और जितनी जल्दी हो सके 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में आप बिल्कुल खत्म करिए ऑप्शनल को। जब आप ऑप्शनल के पीछे पूरा लगेंगे ना 1-2 दिन, तब तक आपको मीनवाइल एक जीएस करके मैं वीडियो लाते जाऊंगी। सिर्फ मेरे वीडियोस नहीं देखने हैं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपकी स्टार्टिंग की जर्नी है। मैं जितना बोल रही हूँ, टाइम की लिमिट होती है ना, तो हो सकता है कि मैं कुछ स्किप कर जाऊँ। जो मैं स्किप कर रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हो सकता है कि वो दूसरे चैनल वाले आपको बता रहे होंगे। तो 3-4 वीडियो देख लीजिए, अच्छे से पेन पेपर बना लीजिए, उसमें से फिर आप डिसाइड कर लिए कि व्हाट कम्स नेचुरल टू यू एंड फॉलो दैट। ठीक है, सो आई विश ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा होगा आपको। इन केस कुछ सजेशन है आपका तो कमेंट सेक्शन पे डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।